हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 8 भारतीय राजनीति के नए बदलाव। अब हम बात करते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव भी आए थे और कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम भी दिए थे। राजनीति के इस दौर का पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब इसे समझना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद है क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं और हम सब इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सकें। बहरहाल इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं, जैसे कि गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा है और मंडलीकरण क्या है, इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला। राम जन्मभूमि आंदोलन ने क्या विरासत छोड़ी और नीतिगत मामलों पर एक सर्वसहमति से बन गई है, इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ है। यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकें और इनके जवाब तलाश सकें। यह सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। ये यहाँ पर 1990 के दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़ी अफरा तफरा मची थी और इस कार्टून की ही तरह कईयों को ये सब ऊंची चरखी की सवारी जैसा जान पड़ा। यह कार्टून में राजीव गांधी, वीपी सिंह, एल के आडवाणी, चंद्रशेखर, ज्योति बसु, एन.टी. रामाराव, देवीलाल, पी.के. महंत और के करुणानिधि को चरखी पर सवार दिखाया गया। अब हम करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। 1990 का दशक। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों के बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली और 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा था। पहला दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वो इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत पाई और 1991 में फिर एक बार मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीति विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। ये बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही थी और 1989 के बाद भी देश भर में किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इससे पहले के दिनों में हासिल थी वैसी अब न रही। दूसरा बड़ा बदलाव था राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा भी कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी और तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम या फिर नए आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शुरुआत राजीव गांधी सरकार के समय हुई और 1991 तक के बदलाव बड़े पैमाने पर हुए। आज़ादी के बाद ने अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वो इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा था। चौथे, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर शताब्दियों से चले आ रहे विधिक एवं राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना आरंभ किया, जिसने अनेक राजनीतिक परिवर्तनों को भी जन्म दिया। जन्मभूमि आंदोलन के केंद्रीय विषय बनने से धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विमर्श की दिशा ही बदल गई थी। इन परिवर्तनों की परिणति सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय, जिसकी घोषणा 9 नवंबर 2019 के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रूप में हुई। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। सभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी।
1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना था। अब बात करते हैं गठबंधन के युग की। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था और कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय मोर्चे को ये मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की थी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को वाम मोर्चा यहाँ प्रतीक रूप में ज्योति बसु और भाजपा यहाँ प्रतीक रूप में एल के आडवाणी ने समर्थन दिया था। ये दोनों कह रहे थे कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के पतन की। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। क्या आपको ये चर्चा याद है? 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर से चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ था। ये तो निश्चित है ही कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद भी रहे हैं। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या फिर सीट मिल पाते थे। इसका मतलब ये भी हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर भी शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यद्यपि पुनः 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दल को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ है। अपने माता पिता से 1990 के दशक के बाद से भी घटनाओं के बारे में पूछो और इस समय की उनकी यादों को कुरेदें। उनसे पूछिए कि उस दौर में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वे क्या सोचते हैं। समूह बनाकर एक साथ बैठे और अपने माता पिता द्वारा बताई गई घटनाओं की एक व्यापक सूची बताइए। अब हम बात करेंगे गठबंधन की राजनीति की। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा था और इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित और पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की नुमाइंदगी की थी। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की और 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया और संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुए हुए थे और 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनाव में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता भी मिला था, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और आखिरकार भाजपा का एक गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में भी ये रही थी। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की और राज्य की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे और 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल भी पूरा किया। इस तरह 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई और इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थीं या फिर दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थीं, जो इन सरकारों में शामिल ही नहीं हुए।
इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी या फिर उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी, और ये बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 1999 की राजग और 2004 और 2009 की संप्रग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि 2014 में ये प्रवृत्ति बिल्कुल बदल गई। आइए अब तक तो जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का एक लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे, और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आई। बात करते हैं थोड़ा केंद्रीय सरकार, जो कि 1989 के बाद बनी थी। सबसे पहले बात करेंगे गठबंधन सरकार में शामिल दलों की। सबसे पहले राष्ट्रीय मोर्चा, जो कि वाम मोर्चा और भाजपा के समर्थन से बनी थी। दिसंबर 1989 में बनी थी और नवंबर 1990 तक ये रही थी। इसमें वीपी सिंह थे, आपको अगर याद होगा तो। दूसरी चंद्रशेखर सरकार बनी थी, यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा वाला, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में था और कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया था। नवंबर 1990 से जून 1991 में ये इसका कार्यकाल रहा था। तीसरा, जैसे कांग्रेस बोलते हैं, तो इसमें जो गठबंधन बने थे AIADMK और अन्य कुछ दलों का समर्थन इसे मिला था। जून 1991 से मई 1996 में PV नरसिम्हा राव की सरकार इसमें बनी थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी थी, जिसमें भाजपा अल्पमत सरकार के रूप में आई थी, और मई 1996 से जून 1996 तक इसका कार्यकाल रहा था। ST देवगौड़ा की बात करें तो जून 1996 से अप्रैल 1997 तक इनका कार्यकाल रहा और कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। इसके अलावा इंद्र कुमार गुजराल, जिन्हें हम IK गुजराल के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी जो अवधि है अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहा, और साथ ही साथ कांग्रेस के समर्थन पर इन्होंने संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई थी। इसके अलावा अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब दूसरी बार आई तो मार्च 1998 से लेकर अक्टूबर 1999 में इनका कार्यकाल रहा था। अक्टूबर 1999 से मई 2004 में भी इनका रहा था। तो उस टाइम पे भाजपा नीत राजग गठबंधन से इन्होंने सरकार बनाई थी। इसके बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मई 2004 से मई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा था और कांग्रेस और निसंपर्क गठबंधन इनका देखने को मिला। इसके बाद मई 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार है, जो कि भाजपा नीत राजग गठबंधन से बनी थी। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता था। पांचवें अध्याय में हम बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, और हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय भी हुआ था। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई थी कि कांग्रेस का विकल्प बने। तो यहाँ पर कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। आप OBC शब्द से परिचित होंगे। इससे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से एक अलग कोटि है, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है, और इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं। छठे अध्याय में हम ये देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे, उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए ये एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके का समर्थन भी हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई थी, और जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार भी था। अब बात करते हैं मंडल का लागू होना। 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद भी मिली थी। जैसे नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद भी हुए थे, और इन विवादों के अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ था।
जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें इसका फायदा हुआ और इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग भी की थी। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया और इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। मंडल आयोग की बात करें तो दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो कभी कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल ये नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1977 से 79 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की थी और इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इसके जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम इसे सौंपा गया था। आज़ादी के बाद से दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त भी किया था और इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि हम जिनको बीपी मंडल के नाम से भी जानते हैं, तो उसके आधार पर इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। अब थोड़ा सा बीपी मंडल के बारे में जानते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। बीपी मंडल जो कि चर्चा में रहे थे 1918 से लेकर 1982 तक, तो 1967 से 1970 तथा 1977 से 1979 में बिहार के सांसद चुने गए थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने की सिफारिश की थी और बिहार के समाजवादी नेता भी ये थे। 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे और 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से ये भी अपेक्षा की गई थी कि वो इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय भी सुझाएगा और आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की थी। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार भी गिर चुकी थी और आयोग का मशवरा था कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की थी। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक था। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। ये सिफारिश केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कर देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर भी हुआ था, क्योंकि लोगों के मन में ये चीज़ें भी आ गई थी कि अगर इनको आरक्षण मिलेगा तो कहीं हम ना पिछड़ जाएं। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और ये प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन में जिन लोगों ने अर्जी दायर की उनमें से एक का नाम था इंदिरा साहनी। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर भी कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में भी सहमति बन गई थी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिणामों की। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ और 1978 में बामसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का भी गठन हुआ था। ये सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन में बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता में जबरदस्त तरफदारी की गई। इसी का परिवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति भी है और इसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का भी उदय हुआ था। इस पार्टी की अगुवाई कांसी राम ने की थी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन भी हासिल था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी। आज़ाद भारत में ये पहला मौका था कि जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतया दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था।
अब जरा बात करते हैं कांसीराम की, जो कि 1934 से 2006 तक चर्चा में रहे थे। बहुजन समाज के सशक्तिकरण और प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के संस्थापक थे। सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दिया था। बामसेफ और DS4 और अंततः 1984 में बसपा की स्थापना इन्होंने की थी और कुशाग्र रणनीतिकार भी थे ये। आप राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे और उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीतिक में संगठनकर्ता भी ये थे। दरअसल कांसीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी और बहुजन यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज़्यादा हैं और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप भी ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज़्यादा दफ़े यहाँ पे सरकार बनाई थी। इस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया और इन लोगों ने इन दोनों के बीच में अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है। अब बात करते हैं थोड़ा सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की। अगर आपको पता होगा हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहाँ कहाँ पे लिखा गया है, तो उनमें सबसे पहले प्रियम्बल में 42 अमेंडमेंट से धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, यानी कि धर्मनिरपेक्ष भारत, धर्मनिरपेक्ष राज्य का शब्द पहली बार 42 अमेंडमेंट से ही आया था हमारी प्रियम्बल में। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 25 से 28 में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जाती है। तो इस अवधि में आया एक दूरगामी परिवर्तन धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का प्रत्यक्ष उदय रहा, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहस को दिशा दी थी। हमने छठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंख्या जनता पार्टी के साथ विलय हो गया था और जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा बनाई। आरंभ में भाजपा ने जनसंघ का अपेक्षा कहीं अधिक राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया, लेकिन 1984 के चुनाव में भाजपा को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। 1986 के बाद इस दल ने राष्ट्रवाद पर अपनी विचारधारा के केंद्र के रूप में बदल देना प्रारंभ किया और भाजपा ने राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को भी अपनाया। हिंदुत्व को विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था और इसका मूल आशय था कि भारतीय होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत भूमि को अपनी पितृभूमि के साथ साथ पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के विश्वासियों का तर्क है कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण एक संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर संभव है और वो ये भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में हिंदुत्व यह आधार प्रदान कर सकता है। 1986 की दो घटनाएं भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई। पहला 1985 के शाहबानोवाद था। इस प्रकरण में एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता के लिए वाद किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने साहबानों के पक्ष में निर्णय दिया था और कहीं ना कहीं जैसे अगर आपने UCC का नाम सुना होगा ना, तो उसका जो पहला केस था, इम्पॉर्टेंट केस जिसे कहा जाता, तो वो भी साहबानों केस ही था। पुरातनपंथी मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक से जुड़े अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और सरकार के इस कार्य का अनेक महिला संगठनों, अनेक मुस्लिम समूहों तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया था। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस काम को अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक छूट और उसका तुष्टीकरण बताकर आलोचना की थी। क्या आप जानते हैं 28 नवंबर 1858 की एक बहुत ही रोचक घटना है, जब निहंग सिखों ने औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा बलपूर्वक निकाले जाने से पहले जन्मभूमि स्थल पर नियंत्रण कर लिया तथा पूजन और हवन किया था। अब थोड़ा अयोध्या विषय पर भी बात करते हैं। दूसरी प्रमुख घटना के रूप में अयोध्या विषय देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गहराई तक बैठा हुआ था। इसमें विभिन्न हितधारकों के विभिन्न दृष्टिकोण थे और ये विषय श्रीराम के जन्मस्थान, जो कि पवित्रतम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, के स्वामित्व से संबंधित विवाद था। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान की महत्ता इस तथ्य से परखी जा सकती है कि 1528 से प्रारंभ होकर 500 वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में अनेक संघर्ष लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद के गजेटियर में अंकित भी हैं। 1528 में श्रीराम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद ढांचा निर्मित किया गया, परंतु ढांचे के आंतरिक और बाह्य भागों में
हिंदू प्रतीकों तथा अवशेषों को प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता था। अतः अयोध्या राम जन्मभूमि विषय प्राचीन सभ्यता के राष्ट्रीय गौरव से जुड़ गया। कालांतर में यह विषय एक लंबे विधिक विवाद में परिणित हो गया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण 1949 में ढांचे को सील कर दिया गया था। 1986 में फैजाबाद अब अयोध्या जिला न्यायालय के एक नए निर्णय से 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसमें ढांचे का ताला खोल दिया गया और लोगों के वहां पूजा की अनुमति भी दे दी गई थी। ये विवाद अनेक दशकों से चला आ रहा था, क्योंकि ये माना जाता था कि श्री राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर 3 गुंबद ढांचा बनाया गया था। तथापि मंदिर का शिलान्यास हुआ, किंतु आगे का निर्माण प्रतिबंधित रहा। इसे हिंदू समुदाय ने श्रीराम के जन्मस्थान विषयक अपनी चिंताओं की उपेक्षा समझा, जबकि मुस्लिम समाज ढांचे पर अधिकार के आश्वासन की मांग करता रहा। तदनंतर स्वामित्व के अधिकार को लेकर के दोनों समुदाय में तनाव भी बढ़ा, जिसका परिणाम अनगिनत विवादों और विधिक संघर्षों के रूप में भी दिखा। दोनों समुदाय दीर्घकाल से लंबित इस विषय का समुचित समाधान चाहते थे और 1992 में ढांचे के ध्वंस के बाद कुछ आलोचकों ने माना कि इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बड़ी चुनौती भी दी। विधिक कार्यवाही से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी समाज में विवाद होते हैं, लेकिन एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक समाज में इन विवादों का हल सामान्यतः विधि की उचित प्रक्रिया से ही होता है। अनेक लोकतांत्रिक और विधिक प्रक्रियाओं के जरिए, जिसमें न्यायालय में सुनवाइयां हुई थी, मध्यस्थता के प्रयास हुए थे तथा जन आंदोलन भी सम्मिलित है, अंततः 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के 5-0 के निर्णय के फलस्वरूप अयोध्या विवाद का समाधान हो गया था। इस निर्णय ने इस विवाद से संबंधित विभिन्न हितधारकों के विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान भी निकाला था। इस निर्णय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विवादित स्थल राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित कर दिया और संबंधित सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था। इस प्रकार से हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में लोकतंत्र संविधान की समावेशी भावना के अनुरूप संघर्ष के समाधान का मार्ग खोलता है, और ये विषय पुरातात्विक उत्खनन और ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे साक्ष्यों के आधार पर विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सुलझाया गया था। समाज में व्यापक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उत्सव पूर्वक लिया भी गया था, और ये एक उदाहरण है जिसमें एक संवेदनशील विषय पर सर्वसम्मति का निर्माण किया गया, और ये भारत के सभ्यतागत स्वभाव में निहित लोकतांत्रिक प्रकृति की परिपक्वता को भी प्रदर्शित करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट था, उसकी संवैधानिक पीठ का जो फैसला था, उसका जिक्र करने वाला अंश है 9 नवंबर 2019 में ये दिया था। यहाँ पर लिखा है कि संविधान के हृदय में कानून के शासन द्वारा कायम और लागू की गई समानता के प्रति प्रतिबद्धता है, और हमारे संविधान के तहत दैवीय उत्पत्ति की तलाश करने वाले सभी धर्मों, विश्वासों और पंथों के नागरिक कानून के अधीन है और कानून के समक्ष समान भी हैं। और इस न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को न केवल संविधान और उसके मूल्यों को बनाए रखने का काम सौंपा गया है, बल्कि उन्हें बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई है। तो संविधान एक धर्म और दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास के बीच में कोई अंतर नहीं करता है, और सभी प्रकार के विश्वास, पूजा और प्रार्थना समान है। तो इस तरीके से निष्कर्ष निकाला गया था कि मस्जिद के निर्माण से पहले और उसके बाद से हिंदुओं की आस्था और विश्वास हमेशा यही रहा है कि भगवान राम का जन्मस्थान ही वह स्थान है जहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो कि ऊपर चर्चा किए गए दस्तावेज और मौखिक साक्ष्यों से साबित भी होता है। एक नई सहमति के उदय की बात करें तो फिर 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर ग्राफ में आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे करके इनकी हार जीत हुई थी। जो रेड वाले हैं वो भाजपा हैं, जो ब्लू वाले हैं वो कांग्रेस है, यानी कि जो पर्पल वाले हैं वो कांग्रेस है। 1984 तक कांग्रेस थी, 1989 में 85 भाजपा को मिला था, 197 कांग्रेस को मिला था, 91 में 120 भाजपा को एंड 232 में कांग्रेस को, 96 में 160 भाजपा को मिला था, 40 कांग्रेस को। इस तरीके से आप ग्राफ को आगे भी देख सकते हैं। दूसरे अध्याय की बातों को याद करें तो आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। आइए इस किताब के आखिरी पन्नों पर नजर डालते हैं। यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर करें। यहाँ पर आपको आरेख भी देखने को मिल जाएगा। मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो ना तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और न ही जनता पार्टी परिवार में। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीत गठबंधन और कांग्रेस नीत गठबंधन के बीच में चला था। क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन में शामिल ही नहीं है? लोकसभा चुनाव 2004 से 2019 की बात करें
तो 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई थी और राजग की हार भी थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क की सरकार बनी और इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। संपर्क को वाम मोर्चा का समर्थन भी दिया गया और 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ था। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और संपर्क को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर जुलाई 2008 में वाम दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए। वास्तव में कांग्रेस की सीटों की संख्या में वृद्धि देखी गई। 2004 में 145 से 2009 में 206 और कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और एक बार फिर संपर्क की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। भारतीय जनता पार्टी ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको अपना प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित किया और 2014 में वे 16वीं लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था। भाजपा ने अपने दम पर 282 सीटें जीती और 30 साल के बाद एकल पार्टी बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी और अपने स्वयं के एकल दल के बहुमत के बावजूद भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ राजग सरकार बनाने का विकल्प भी चुना था। वर्ष 2014 भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति और आर्थिक नीति में तेजी से निर्णय लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से 303 सीटों के साथ विजयी हुई और जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तब भी गठबंधन की राजनीति की मान्यता अभी भी प्रासंगिक है। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई थी। बढ़ती सहमति की बात करें तो बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति और कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ती रही है। और इस सहमति में 4 बातें, जैसे कि पहली, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में भी हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बन पाएगा। दूसरी, पिछड़ी जातियों और राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति की बात करें तो राजनीतिक दलों ने पहचाना कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है और इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तीसरा, ये कि देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझीदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। यहाँ पर आपको लोकसभा चुनाव परिणाम 2004 भी दिख जाएंगे, जहाँ पे राजग ये पिंक कलर का है जिसमें आपको ज़्यादातर राज्य दिख जाएंगे और संपर्क ये येलो कलर वाला और वाम दल आपको रेड कलर में दिख जाएगा और अन्य ब्लू कलर में आपको दिख जाएगा। चौथी, विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़, यानी कि गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर भी दे रहे हैं, जो कि मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा के हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत भी नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई, जो कि 5 साल तक चली भी थी। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव है और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत में हमने चर्चा भी की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी और इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच में मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल में इस सहमति के दायरे में सक्रिय है तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान भी कर रहे हैं, जो कि गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलनों के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने भी आ रहे हैं। यह आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इसी तरह जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे भी उठ रहे हैं और हम विश्वासपूर्ण कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और ये राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच में आकार भी ग्रहण करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की आज़ादी के आसपास कई अन्य देश भी आज़ादी और लोकतंत्र को अपनाया। हालांकि भारत सामाजिक समानता
और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में एक महान भूमिका निभाते हुए एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरा। लेकिन उनमें से कुछ देशों में ऐसा नहीं हुआ। उन कारकों के बारे में आपस में चर्चा करें जिन्होंने भारत में लोकतंत्र को पनपने में सक्षम बनाया था। यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 17वीं लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति भी दिखाई गई है, जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको 56% मिला था, अन्य को 20%, बहुजन समाज पार्टी जिसे हम बसपा के नाम से जानते हैं उसको 2% मिला था। जो बीजू जनता दल था यानी कि बीजेडी उसको 2% मिला था, जदयू को मिला था 3%, इसके अलावा शिवसेना को 3% मिला था, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को मिला था यानी कि जिसको हम डीएमके बोलते हैं उसको मिला था 4% एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को 10% मिला था। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी थी यानी कि भाजपा उसको 303 मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52 मिली थी, डीएमके को 24 मिली थी, शिवसेना को 18 मिली थी, जेडीयू को 16 मिली थी, बीजेडी को 12 मिली थी, बसपा को 10 मिली थी और अन्य पार्टियों को 108 मिली थी। तो अगर आप चैप्टर समझ गए तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क। इन सारे जो घटनाएं आप इनको इनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जैसे कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना, जनता दल का गठन, राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, या फिर इंदिरा गांधी की हत्या, राजग सरकार का गठन और फिर संपर्क सरकार का गठन। तो आप इन सबको इनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें अगर आपने चैप्टर ठीक से सुना होगा तो। इनको आपस में मिलाएं। सर्वानुमति की राजनीति, जाति आधारित दल, पर्सनल लॉ, लैंगिक न्याय और क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत को दूसरे कॉलम से, साहबानो मामला, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, गठबंधन सरकार और आर्थिक नीतियों पर सहमति। आप चाहे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के रूप में क्या सामने आया है। इसके अलावा आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी और इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें। तो ये 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम थोड़ा सा बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक कारगर संस्था है। तो जो इनकी शपथ होती है उसमें यही होता है कि हमारे देश की जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रगति है, भ्रष्टाचार उसमें एक बड़ी बात है। तो जो भी मतलब शपथ लेता है वो हमेशा भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए शपथ लेता है इस चीज़ में। और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन करने की और रिश्वत न लेने की और रिश्वत न देने की भी, और सभी काम ईमानदारी और पारदर्शिता और रीति से करने की शपथ भी लेते हैं और जनहित में काम करने की शपथ लेते हैं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करने की भी वो शपथ लेते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, अपडेट भी रहेंगे और साथ ही साथ आपको PDF भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। और जिन्हें लगता है कि NCERT पढ़ने का टाइम नहीं हो, फ्री टाइम पे से सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।